Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu analysis for 16th of January. अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो आज अगर आप न्यूज़पेपर देखें तो न्यूज़पेपर आज आपका नहीं आ रहा है क्योंकि हिंदू कल प्रिंट नहीं हुआ था। तो आज जो हम पूरा पढ़ेंगे पूरा वेबसाइट का जितना भी न्यूज़ आर्टिकल है द हिंदू .com से मैंने उठाया है वो सारे मैंने यहाँ पर इकट्ठे कर लिए। तो सारे हिंदू के ही न्यूज़ एनालिसिस है, लेकिन आज चूंकि न्यूज़पेपर छपा नहीं है इसलिए हम इस फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक जरूर किया करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। शेयर करा करें, कमेंट किया करें। प्लस अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, 2026 यूपीएससी आप देना चाहते हैं या स्टेट सर्विस देना चाहते हैं, तो आप temsies.com में जाकर के हमारा करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज का प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरे साल भर का करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट समरी, ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस, ये सारी चीजें, विजन आईएएस और ये नोट्स वोट सब। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये रही बात, ये फालतू बातें हो गई। अब यहाँ पे शुरू करते हैं आज की न्यूज एनालिसिस को। पहला सवाल देखते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ बेस ईयर इन प्राइस इंडाइसेस, यानी कि जो बेस ईयर का कंसेप्ट है उनमें से कौन सी चीज करेक्टली डिस्क्राइब करती है। ऑप्शंस आपके सामने है। बेस ईयर इज द ईयर इन विच इन्फ्लेशन इज हाईएस्ट, it is the year used as a reference point to compare the price changes, it is the year in which a new index is introduced, and it is the year with the maximum consumption। तो आपको बताना है कि बेस ईयर का कंसेप्ट क्या एग्जैक्टली है। तो करेक्ट आंसर इसका मैं आपको बताता हूँ, आप लोग अटेम्प्ट जरूर किया करें क्वेश्चंस को। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। द करेक्ट आंसर इज द ईयर यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट। जो ईयर हम रेफरेंस पॉइंट के रूप में लेते हैं टू कंपेयर द प्राइस चेंजेस, वो ईयर कहलाता है आपका बेस ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जुडिशियल रिव्यू के संबंध में, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा है द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया एक्सटेंड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तीसरा कह रहा है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन बी कर्टेल्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट्स ऊपर के ऐसे हैं जो सही हैं। द ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, ऑल 3 या नन। तो इसका आंसर चलो मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1। केवल एक ही स्टेटमेंट है जो कि सही है, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत है। अब आप मुझे बताइएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही। कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो ना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज। आगे बढ़ते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आता है। तो ये देखो हिंदू से ही मैंने उठाया है, पूरा ये हिंदू का ही न्यूज है। पहला देखो न्यूज लिखा है त्रिपुरा सीएम रेडी टू एक्सेप्ट रोमन स्क्रिप्ट फॉर कोक बोरोक लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। इसमें आपको प्रीलिम्स का बहुत ही बेहद अच्छा क्वेश्चन मिलता है कोक बोरोक लैंग्वेज के बारे में, ठीक है ना। तो जो त्रिपुरा मोहता लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि सीएम मनिक साहा जो कि त्रिपुरा के सीएम हैं, उन्होंने ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट रेडी है फॉर इंट्रोड्यूसिंग द रोमन स्क्रिप्ट इन ऑल लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशंस अंडर द त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। रोमन स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनिक साहा ने। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या था? इंपॉर्टेंट इसमें था एक फैक्ट इंपॉर्टेंट था जो कि आपका है कोक बोरोक लैंग्वेज के बारे में। तो ये जो कोक बोरोक लैंग्वेज है ये क्या है? कोक बोरोक लैंग्वेज जो है, मेजॉरिटी ऑफ जो त्रिपुरा स्पीकर्स है वो कोक बोरोक लैंग्वेज ही बोलते हैं इन द रोमन स्क्रिप्ट, ठीक है ना। याद रखिएगा इन द रोमन स्क्रिप्ट, एंड इसीलिए रोमन स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है वो है कोक बोरोक लैंग्वेज, कोक बोरोक लैंग्वेज इन द रोमन स्क्रिप्ट, ठीक है ना, त्रिपुरा, ठीक है। ये पहली न्यूज थी। दूसरी न्यूज है ट्रंप अनाउंसेस बोर्ड ऑफ पीस फॉर्म्ड फॉर गाजा। अब ये भी अच्छी न्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि गाजा स्ट्रिप, यानी गाजा का जो रीजन है जो कि इजराइल के बॉर्डरिंग है, जहां पर अभी काफी हमास के साथ उनका लड़ाई झगड़ा भी चला, तो गाजा के लिए उन्होंने कहा है कि एक बोर्ड क्रिएट किया जाएगा। बोर्ड क्या नाम है? बोर्ड का नाम क्या है? बोर्ड ऑफ पीस। अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे कि रिसेंटली अ बोर्ड ऑफ पीस वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, तो करेक्ट आंसर विल बी द गाजा स्ट्रिप, ठीक है ना। अच्छा, दो चीजें बन रही हैं, ठीक है। एक तो बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है, दूसरा एक 15 मेंबर पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमिटी भी बन रही है। याद रखिएगा 15 मेंबर पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमिटी बन रही है विच इज चार्ज्ड विद मैनेजिंग द डे टू डे गवर्नेंस ऑफ पोस्ट वॉर गाजा। तो पोस्ट वॉर गाजा यानी कि वॉर के बाद के गाजा के लिए जो मैनेज करने का काम है
वो एक पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमेटी को दिया जाएगा जिसमें 15 मेंबर है, और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये बोर्ड ऑफ पीस इस टेक्नोक्रेटिक कमेटी के ऊपर बैठेगा। याद रखिएगा, द बोर्ड ऑफ पीस विल कम above the 15 member Palestinian Technocratic Committee। तो दिस इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। देखो ये हिंदू का ही मैंने उठाया है, एंड ये भी आप देख लो, द कमिटी विल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस, जो टेक्नोक्रेटिक कमिटी है। एंड वो बोर्ड ऑफ पीस को चेयर कौन करेगा, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प विल चेयर, है ना। ये लिखा ना, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इज एक्सपेक्टेड टू चेयर दिस, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड टू चेयर बोर्ड ऑफ पीस, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको मैप में मैं आपको गाजा स्ट्रिप दिखा दूं, तो ये देखो गाजा स्ट्रिप कुछ इस तरीके से हमारा लोकेटेड है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गाजा स्ट्रिप। यहाँ पर आपका इजराइल है, दिस इज योर इजराइल वाला पोर्शन, दिस इज योर इजिप्ट वाला पोर्शन, और इजराइल के अंदर का ही छोटा सा पार्ट इधर से आप देखें तो ये दिस इज द गाजा स्ट्रिप, ठीक है ना, ये गाजा स्ट्रिप है पूरा। और गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में एक पासेज आता है जिसको हम राफा पासेज बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। गाजा स्ट्रिप और आपका इजिप्ट वाले पोर्शन का जो पासेज है उसको हम राफा पासेज बोलते हैं। और ये खान यूनिस दिख रहा होगा, देर अल बलाह दिख रहा होगा, गाजा दिख रहा होगा, जबलिया दिख रहा होगा, बीत हानूम दिख रहा होगा। ये प्लेसेस एक बार देख लेना, जबलिया, बीत हानूम, देर अल बलाह, खान यूनिस एंड राफा, तो पता ही है, ठीक है। तो बेसिकली दो ही कंट्री हैं गाजा के इधर साइड जो टच कर रही है, एक इजराइल टच कर रहा है, दूसरा आपका इजिप्ट टच कर रहा है। तो दीज आर द थिंग्स, बोर्ड ऑफ पीस एंड टेक्नोक्रेटिक कमिटी, दो चीजें हमने नई सीखी, मैप हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है ना। अब इस बार की जो नोबेल पीस प्राइज विनर थी मारिया कोरिना मचादो, उन्होंने आकर के एक नया वो और कर दिया है कि शी केम टू डोनाल्ड ट्रम्प के पास मिलने आई, एंड शी प्रेजेंटेड हर नोबेल पीस प्राइज मेडल टू द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है ना। तो ये भी एक नई चीज ही हो रही है कि मारिया कोरिना मचादो, शी हैज प्रेजेंटेड हर नोबेल पीस प्राइज मेडल टू द डोनाल्ड ट्रम्प को उन्होंने दे दिया, ठीक है ना, फॉर रिकॉग्निशन ऑफ हिज यूनिक कमिटमेंट विद आवर फ्रीडम, मतलब वेनेजुएलन फ्रीडम के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अपोजिशन की है ये, अपोजिशन इन द सेंस निकोलस मदुरो के अपोजिशन में है मारिया कोरिना मचादो। हालांकि इनको अभी कोई टॉप पोस्ट दी नहीं गई है वहां पे, बट एनीवे शी इज प्रेजेंटिंग हर नोबेल प्राइज टू द डोनाल्ड ट्रम्प, सो दैट इज अगेन न्यू थिंग कि आप देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स थी जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। Now this is again this is very important news article, ये एडिटोरियल पार्ट में आया था, ऑन इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड अ न्यू बेस ईयर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने की, इंडिया जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उसके लिए एक नया बेस ईयर ले रहा है। वो बेस ईयर क्या है, 2024, याद रखिएगा, द न्यू बेस ईयर इज 2024। अर्लियर बेस ईयर क्या था, तो 2012 था। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है, इसी के बारे में पहले मैंने नोट्स बना रखे हैं इसके, उसके मैं नोट्स फॉर्मेट में आपको पढ़ाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप यहां से देखिए, ठीक है ना। सबसे पहले दिसंबर का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा निकाला गया, आप सबको पता है, ये भी मैंने न्यूज में आपको बताया था, जिसमें कहा कि 1.33% 3 मंथ हाई इन्फ्लेशन है। ये अभी 3-4 दिन पहले ये अपन ने देखा था, ठीक है ना। अब आप देखो अप्रैल टू दिसंबर तक जो एवरेज इन्फ्लेशन था वो 1.7 था, ठीक है ना, significantly lower than 4.9% during the same period in 2024। तो 2024 में ये 4% के आसपास आ रहा था, 4%, 4.5%, एंड वही चीज 2025 में 1.7% आ गई। लेकिन महंगाई कम नहीं हुई थी, क्योंकि रुपया तो बढ़ता जा रहा था, तो महंगाई कम कैसे होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, देयर वर डिस्क्रिपेंसीज इन द इन्फ्लेशन परसेप्शन। ऑथर का कहना है भाई कि इन्फ्लेशन परसेप्शन में बहुत डिस्क्रिपेंसी थी, मतलब कि जो डेटा आ रहा था इट वाज सिग्निफिकेंटली लोअर देन व्हाट वाज परसीव्ड बाय द पब्लिक, मतलब पब्लिक को जो लग रही थी इन्फ्लेशन उससे भी कम ये इन्फ्लेशन रेट आ रहा था। तो ऐसे में क्या था, एंड ये भी ऑथर ने कहा कि हाउस होल्ड एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू राइज टू 7.3% ओवर 8%। लग रहा था कि 8% के आसपास है, 7% के आसपास है, वहीं पे वो कम आ रहा है, ठीक है। देखो लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परसीव्ड परसेप्शन बोला कि 6.5% का था, और वो आ रहा था 1.4%। अब देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। तो ऑथर ने बोला कि भैया देयर आर सम इश्यूज विद द करंट सीपीआई, जो हमारा करंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। एक्चुअली देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो आरबीआई यूज करता है फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन वो है सीपीआई, है ना, आपको पता है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ही बेस लिया जाता है। सीपीआई हमारा आउटडेटेड क्योंकि पहले तो जो बेस ईयर है वो 2012 का था, जो कि 2012 के कंजम्पशन पैटर्न पे बेस्ड है। ऑब्वियस सी बात है, 2012 का कंजम्पशन पैटर्न डज नॉट रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन बिहेवियर और इंपैक्ट ऑफ द वेरियस सब्सिडीज। तो ना तो कंजम्पशन पैटर्न वो रहा जो 2012 में था,
और ना तो वो सब्सिडीज और वो सारी चीजें थी जो 2012 में रही, है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी बोला कि जो अपकमिंग सीपीआई अपडेट है उसमें क्या हो रहा है। तो अपकमिंग सीपीआई अपडेट में एक नई सीरीज सीपीआई की शुरू होगी, अप्रैल 12 फरवरी 2026 को रिलीज होगा, एंड बेस ईयर विल बी शिफ्टेड टू 2024। द न्यू बेस ईयर विल बी 2024 and the new weightage will also be there. The new weightage will be based on the household consumption expenditure survey of 23-24। तो 23-24 का हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो था उसके बेसिस पे वो जो बास्केट बनाया जाएगा, वो जो वेटेज है वो होगा, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने इसमें एक चीज और ऐड कर दी है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में डिफरेंस, जो कि यूपीएससी पूछ सकता है। डब्ल्यूपीआई ने होलसेल प्राइस इंडेक्स है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो मेजर करता है प्राइस चेंजेस को एट द होलसेल या बल्क लेवल। बल्क लेवल पे कितना प्राइस चेंज हो रहा है, दैट इज मेजर्ड बाय द डब्ल्यूपीआई। और सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो मेजर करता है चेंजेस एट द रिटेल लेवल। इसीलिए रिटेल इन्फ्लेशन जब हम बोलते हैं तो रिटेल इन्फ्लेशन इज एक्चुअली सीपीआई। कौन इफेक्ट होता है डब्ल्यूपीआई से, तो इससे प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स, होलसेलर्स ये ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। क्योंकि ये रिटेल वाला है तो कॉमन पीपल, हाउस होल्ड इसमें इंपैक्ट होता है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स इंक्लूड होते हैं, डब्ल्यूपीआई इंक्लूड्स ओनली द गुड्स, एंड ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड करता है सीपीआई, है ना। इसीलिए ये भी ज्यादा ब्रॉड भी है। सब्सिडीज, सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड नहीं रहती हैं। यस, सब्सिडी सर्विसेज आर इंक्लूडेड, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको इंक्लूड करते हैं। कौन सी इकोनॉमी के स्टेज को रेफर करता है डब्ल्यूपीआई, अर्ली स्टेज को रेफर करता है, क्योंकि ये रिटेल कंज्यूमर पे करता है इसलिए फाइनल स्टेज को रेफर करता है। होलसेल इन्फ्लेशन इससे आता है, रिटेल या कंज्यूमर इन्फ्लेशन हमारा सीपीआई से आता है। तो ये रहे डिफरेंसेस, ये रहा ओवरऑल कि क्या ये आर्टिकल था, क्या नए चेंजेस किए जा रहे हैं और क्यों चेंजेस किए जा रहे हैं। These are the things which were discussed. I hope you got clarity regarding that as well. ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। अगली न्यूज थी आयरन के बारे में। आयरन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें। तो देखो लिखा है कि आयरन इज क्वांटिटेटिवली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट in all living organisms because of its role in oxygen transport and storage by hemoglobin। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है आयरन का क्या है, क्योंकि आयरन अगर नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इसलिए आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है ना, देखो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज जो करता है ना हीमोग्लोबिन, वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इन द सेलुलर ग्रोथ एंड प्लोरिफरेशन, ऑब्वियसली इसलिए ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे देखो लिखा है नॉर्मल एडल्ट मेल जो है इट हैज 50 मिलीग्राम पर केजी ऑफ आयरन है, हर उसके वेट का हर किलोग्राम का 50 mg आयरन होता है। एंड फीमेल्स का हर केजी का 40 मिलीग्राम जो होता है वो आयरन होता है, ठीक है ना। एंड आयरन कहाँ होता है, मोस्टली हीमोग्लोबिन में होता है। एंड हीमोग्लोबिन इज एसेंशियल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज, लंग से लेकर के टिश्यूज तक पूरा ऑक्सीजन फैलाने का काम जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, ठीक है ना। मेन सोर्स आयरन का कौन सा होता है, जो फूड हम खाते हैं, और हमको डेली रिक्वायरमेंट, मेल्स में जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 10 मिलीग्राम ऑफ आयरन डेली डाइट है। एंड उसमें हम जो एब्जॉर्ब कर पाते हैं केवल 1 मिलीग्राम है। एंड फीमेल्स नीड डबल द अमाउंट टू कंपनसेट द मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। अब याद रखना कि फीमेल में जो आयरन रिक्वायरमेंट है वो डबल होती है बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पर मंथ आती है, एंड उसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों मतलब आयरन की कमी भी विमेन में ज्यादा होती है, इसलिए जब प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड आता है तो बहुत ज्यादा ये एनीमिया और ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है ना। एंड देखो लिखा है नॉन वेजिटेरियन जो सोर्सेज ऑफ आयरन है दे आर बेटर एब्जॉर्ब, बट अ डाइट विच कंटेन्स मिलेट्स, अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क और कर्ड, पल्स एंड लीफी वेजिटेबल्स कैन प्रोवाइड एडिक्वेट आयरन। तो एक आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें मिलेट्स भी आप ले रहे हो, अनपॉलिश्ड राइस ले रहे हो, मिल्क या कर्ड ले रहे हो, पल्सेस ले रहे हो, लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हो, तो ये आपको सफिशिएंट आयरन मिल जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा अगर बॉडी में इनफ कार्बन इनफ आयरन नहीं होगा तो इट कैन नॉट मेक इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी डिक्रीजेस। एंड अगर ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होगी तो ये सारी चीजें होंगी, कांस्टेंट टायर्डनेस, आपको डर मतलब थकान रहेगी, पेल स्किन, डिजीनेस, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीजें। और इसी को हम बोलते हैं अनीमिया भी बोलते हैं, अनीमिया भी हो जाता है ना, तो अनीमिया इज एक्चुअली दैट, ठीक है। अगली न्यूज है देखो, अमेरिकन साइंटिस्ट टोबी कियर्स, पहले तो नाम याद रखना, अमेरिकन साइंटिस्ट टोबी कियर्स हैज वॉन द टाइलर प्राइज, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, एक टर्म ये भी है टाइलर प्राइज, एंड ही हैज हु हैज वॉन दिस, तो अमेरिकन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है टोबी कियर्स, एंड ही हैज गॉट दिस फॉर शेडिंग लाइट ऑन द हिडन फंगल नेटवर्क, जो
सॉइल के अंदर हिडन फंगल नेटवर्क है, माइकोराइजल नेटवर्क है, उसको पता लगाया है इन्होंने। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या होगा, क्या पता लगाया इन्होंने, जो सॉइल के नीचे की जो बायोडाइवर्सिटी है, सॉइल के नीचे की बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली जो फंगल बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना, तो आप लिख लीजिएगा, इनका मेन काम क्या है, फंगल बायोडाइवर्सिटी का पता लगाया है इन्होंने टोबी कियर्स ने, इसीलिए उनको टाइलर प्राइज दिया गया है, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा टाइलर प्राइज के बारे में। टाइलर प्राइज जो है बेसिकली देखो लिखा है ना, क्या क्या दिया है, सरफेस के नीचे इन्होंने फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड फार्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वास्ट फंगल वेब्स अंडरग्राउंड, जो वास्ट फंगल वेब है अंडरग्राउंड उसको लिखा है ना। और ये रूट्स के साथ कैसे क्या याद रखिएगा, टाइलर प्राइज जो होता है इट इज गिवन फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट, याद रखिएगा टाइलर प्राइज इज गिवन फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट एंड इट इज नोन एज द नोबेल फॉर द इन्वायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, नोबेल फॉर द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का नोबेल प्राइज बोलते हैं टाइलर प्राइज को, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है टोबी कियर्स टाइलर प्राइज इज नोन एज द नोबेल फॉर द इन्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड, जो मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा, अंडरग्राउंड एटलस जो लॉन्च हुई थी उसमें फंगाई का जो माइकोराइजल फंगाई का जो नेटवर्क है उसको इन्होंने बताया था, एंड इसीलिए इनको काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ऑफ द फंगस जो है वो इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, the next news and I think the last news, Elon Musk led SpaceX brings back NASA, JAXA and Roscosmos crew in historic ISS medical evacuation mission। तो पहला ये आई थिंक ISS का यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन था, फर्स्ट मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन, ठीक है ना, याद रखिएगा फर्स्ट मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन। इसमें नासा का भी साइंटिस्ट लेकर के आए, एस्ट्रोनॉट लेकर के आए, जाक्सा यानी जापानीज स्पेस एजेंसी का भी लेकर के आए, और रॉस्कोमॉस यानी रशिया का भी लेकर के आए, है ना। कौन लेकर के आया, स्पेस एक्स, एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है, they have brought back 4 NASA astronauts to Earth in the first ever medical evacuation from the International Space Station। तो याद रखिएगा इट इज द फर्स्ट एवर, जो टर्म इंपॉर्टेंट हो याद रखिएगा, इट इज द फर्स्ट एवर मेडिकल इवैक्यूएशन फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो नासा का एस्ट्रोनॉट कौन था, जीना कार्डमैन एंड माइक फिंक, याद रखिएगा नासा के थे जीना कार्डमैन एंड माइक फिंक। देन जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन के थी किमिया युई थी, एंड रॉस्कोमॉस के जो थे वो थे ओलेग प्लेटोनोव फ्रॉम रॉस्कोमॉस। दे हैव रिटर्न टू अर्थ अबोर्ड स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल, स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से आए हैं, एंड जो ये पूरा कैप्सूल था वो कहां पर गिरा, कोस्ट ऑफ सैन डियागो कोस्ट कैलिफोर्निया में जाकर के ये इसका फाइनल लैंडिंग हुआ, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक मैंने आपके लिए मेंस क्वेश्चन भी बनाया है, अगर आप लोग आंसर कर पाए कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत भी अगर पॉइंट दे पाए तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मेंस क्वेश्चन देखो, पढ़ो पहले क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस लीड्स टू एक्सक्लूजन। देखो पहला पार्ट ये है स्टेटमेंट का, इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो सोशल जस्टिस ना करे, दैट लीड्स टू एक्सक्लूजन, व्हाइल सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल। लेकिन ऐसा सोशल जस्टिस जो बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के हो रहा हो वो अनसस्टेनेबल है, बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के लिए को देख नजर में रखते हुए आपको ये स्टेटमेंट डिस्कस करना है, एंड सजेस्ट मेजर्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है ना। तो आपको बताने हैं मेजर्स ही बताने हैं, तो सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ 250 वर्ड में आंसर लिखना है। आई होप यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, कीप डूइंग लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड अगर आपको मजा आ रहा हो एनालिसिस में तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।